अच्छा, साउंड आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है, ओ लेवल्स के जी अंदर। सर। ठीक है। हाँ, उसी की तरह ही है, मतलब वही है, मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा। तो ये पता है आपको, साउंड वेव जो होती है वो बेसिकली वाइब्रेशन होती है। साउंड वेव आर वाइब्रेशन इन द एयर, ठीक है। और द ह्यूमन ईयर सेंसेस दीज वाइब्रेशन एंड इंटरप्रेट देम एज साउंड। तो हमारा जो ह्यूमन ईयर होता है, इन वाइब्रेशन को एज ए साउंड इंटरप्रेट करते हैं। अच्छा, each sound wave has frequency, wavelength and amplitude। ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या प्रॉपर्टी हैं साउंड वेव्स की। each sound wave has frequency, आपको चाहे देखनी होगी, वेवलेंथ एंड आपने फिजिक्स तो पढ़ी होगी, जी ठीक है, उसके अंदर भी ये डिस्कस किया होगा टॉपिक। अच्छा, इसमें अब ये कह रहा है द एम्पलीट्यूड स्पेसिफाई द लाउडनेस ऑफ द साउंड। द एम्पलीट्यूड स्पेसिफाई द लाउडनेस ऑफ द साउंड, ठीक है, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा साउंड की लाउडनेस अवेलेबल होगी। ये इन्होंने दिया हुआ है, दो एक हाई फ्रिक्वेंसी वेव दिया हुआ है और एक लो फ्रिक्वेंसी। हाई फ्रिक्वेंसी में यहाँ से लेकर ये जो पीरियड है, मतलब डिस्टेंस कम होता है, दो वेव्स ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और लो फ्रिक्वेंसी में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया है कि दो साउंड वेव शो किए हैं। अच्छा, फ्रिक्वेंसी क्या होती है? फ्रिक्वेंसी कहते हैं रेफर टू नंबर ऑफ अकरेंसेस और साइकिल ऑफ अ रिपीटिंग इवेंट विद इन स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम ऑफन मेजर्ड इन हर्ट्ज। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें तो फ्रिक्वेंसी आपको यहाँ पे, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होता है ना, ये फ्रिक्वेंसी। और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस, ये वेवलेंथ होती है, या ये वेवलेंथ, ठीक है। लेकिन यानी साइकिल पर सेकंड फ्रिक्वेंसी का यू, सिंपल डेफिनेशन है साइकिल पर सेकंड। और उसका बेसिक यूनिट क्या होता है? हर्ट्स होता है, जिसे हम कंप्यूटर की स्पीड भी मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने आगे बताया हुआ है। बेसिकली फ्रिक्वेंसी क्या है? फ्रिक्वेंसी रेफर टू नंबर ऑफ अकरेंसेस और साइकिल ऑफ अ रिपीटिंग इवेंट विद इन स्पेसिफिक, यानी साइकिल पर सेकंड ऑफन मेजर्ड इन हर्ट्ज। तो हर्ट्ज का मतलब ही होता है साइकिल पर सेकंड। फ्रिक्वेंसी को मेजर करते हैं हर्ट्ज के। फिर वेवलेंथ है। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट इन अ वेव, टिपिकली मेजर्ड फ्रॉम पीक टू पीक और ट्रफ टू ट्रफ। अभी आप पीछे मैंने डायग्राम में शो किया था। तो पीक टू पीक क्या है? ये पीक है, ये पीक, इन दोनों का डिस्टेंस। और ट्रफ क्या है? ये ट्रफ है, ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस। ये बेसिकली वेवलेंथ है। और एम्पलीट्यूड आपको पता है, हाइट ऑफ द फ्रिक्वेंसी। एम्पलीट्यूड आगे डेफिनेशन, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और हाइट ऑफ अ वेव फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, रिप्रेजेंटिंग इट्स स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन। अब ये कह रहा है साउंड वेव वेरी कंटिन्यू। वेरी का मतलब होता है चेंजेस, यानी ऐसे। तो साउंड वेव ऑलवेज इन एनालॉग फॉर्म। एक सेकेंड हो।
अच्छा, तो वैरी का मतलब होता है कंटिन्यूस चेंज। तो जो एनाल क्योंकि जो साउंड वेव होता है ना, एनालॉग होता है, ये एनालॉग। एनालॉग का मतलब भी कंटिन्यूस चेंज। सही है। जी। अच्छा, अब कह रहा है कि कंप्यूटर, अब कंप्यूटर के हिसाब से हम समझ रहे हैं कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विद एनालॉग। कंप्यूटर का सबसे बड़ा इशू ये है, कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो साउंड वेव नीड टू बी सैम्पल्ड। हम इसको सैंपल करते हैं इन ऑर्डर टू बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। तो यानी अ, हमने एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, डिजिटाइज करना है यानी साउंड को। उसका मेथड क्या होता है कि आप उसको सैंपल लेते हैं। अब सैंपल लेने का एक मेथड है, वो भी आगे देखते हैं। अच्छा, अब कह रहा है सैम्पलिंग मीन मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। सैंपल का मतलब होता है कि हम एम्पलीट्यूड को मेजर करते हैं एक टाइम इंटरवल के हिसाब से। वो भी डायग्राम में भी देखें। दिस इज डन यूजिंग एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। फिर एक डिवाइस यूज करते हैं जो बेसिकली एडीसी होती है, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तभी कंप्यूटर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। अब कह रहा है टू कन्वर्ट द एनालॉग डेटा टू डिजिटल द साउंड वेव आर सैंपल्ड एट रेगुलर टाइम इंटरवल। यानी डिफरेंट टाइम में इनको सैंपल किया जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव कैन नॉट बी मेजर्ड प्रीसाइजली, सो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आर स्टोर्ड। तो अब सबसे बड़ा इशू ये आता है कि आप उसकी प्रिसाइज वैल्यू नहीं दे सकते, हम उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। ठीक है। इसीलिए जो एनालॉग साउंड होते हैं ना, दे आर मोर एक्यूरेट देन डिजिटल साउंड। अगर आपने कभी सुना हो कि एनालॉग साउंड वेव जो ओरिजिनल होते हैं दे आर मोर एक्यूरेट देन डिजिटल साउंड। क्यों? उसमें हम जब एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो क्वांटाइजेशन एरर आता है, वो जितना मिनिमाइज होगा मतलब डिजिटल। सर। हाँ, मतलब ये कि जब हम कह रहे हैं ना, इस चीज़ को समझो। वो कह रहे हैं कि हम अब एनालॉग टू डिजिटल करते कैसे? साउंड वेव आर सैंपल। साउंड वेव को क्या सैंपल का मतलब हमको वैल्यू एस्टिमेट करें। अब क्योंकि जो एनालॉग होता है वो कंटिन्यूस चेंज हो रहा होता है ऐसे, और जो डिजिटल होता है वो डिसकंटिन्यू होता है ऐसे। अब हमने इस एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में जाना, तो कह रहा है कि हम इसको प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते इसको एनालॉग, तो हम उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। अभी आगे आएगी डायग्राम, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। उससे मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो डिजिटल साउंड होता है ना वो एक्यूरेट नहीं होता एज कम्पेयर टू एनालॉग साउंड। उसके पीछे क्वांटाइजेशन एरर है। अब क्वांटाइजेशन एरर वही है कि आप एक टाइम इंटरवल में कितने सैंपल ले लेते हैं, इस पर डिपेंड करता है। आप जैसे ये देखो, अभी डायग्राम ये आपने ओ लेवल में भी देखी होगी। ये टाइम इंटरवल है 0 से लेके 20। ठीक है। और ये एम्पलीट्यूड है, हाइट, ये एम्पलीट्यूड। अब देखो ना, टाइम इंटरवल 1 पे ये वैल्यू 10 आ रही है या 9 आ रही है, काइंड ऑफ ये। हाँ, ये वैल्यू। ठीक है। अच्छा, टाइम इंटरवल 2 पे ये वैल्यू आ रही है तकरीबन 4। हाँ, ये। ठीक है। और टाइम इंटरवल 4 पे ये वैल्यू क्या आ रही है, ये तकरीबन 0। 5 पे ये वैल्यू ये आ रही है 7। तो ये बेसिकली वैल्यू पिक कर, तो ये सारी अप्रोक्सीमेट होती है, ये प्रिसाइज नहीं होती, एग्जैक्ट नहीं होती। ठीक है। तब ये डिपेंड करता है कि आप कितने, अब ये जो वैल्यू टेक आउट कर रहे हैं इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग, साउंड में बीइंग सैम्पल। अच्छा, अब आगे एक पॉइंट है, कह रहा है फिगर 1 शोज अ साउंड वेव। द एक्स एक्सिस शोज द टाइम इंटरवल व्हेन द साउंड वेव वाज सैंपल 1 to 21, and the y axis shows the amplitude of the sample sound to 10। अच्छा, अब एक सेट यानी ये 0 से लेके 20 टाइम इंटरवल है इसके, यानी इसके ये एक पीरियड होता है इसका। अब कह रहा है टाइम इंटरवल 1 द अप्रॉक्सीमेट एम्पलीट्यूड इज 10, at time interval 2 the approximate amplitude is 4, and so on for all 20 time intervals. Because the amplitude range in figure 1.9 is 0 to 10, then 4 binary bits can be used to represent each amplitude value. For example, 9 would be represented by the binary value 1688। अब ये हमने इसको डिजिटाइज कर दिया। यानी अगर एनालॉग फॉर्मेट में हमें ये 9 अचीव होता है, तो 9 को हम 4 बिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। ओके। अब ये कह रहा है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू यूज टू रिप्रेजेंट साउंड एम्पलीट्यूड
also increases the accuracy of sample sound. For example, using range of 0 to 1 to 7. ठीक है, 0 to 1 to 7। अगर हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ सैंपल इंक्रीज कर दें उसी टाइम इंटरवल के अंदर, तो आपको मोर एक्यूरेसी बनेगी, गिव्स अ मच मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड सैंपल देन यूजिंग रेंज ऑफ 0 to 10। ठीक है, यानी अभी हमें 0 to 10 अवेलेबल है, लेकिन अगर हम 0 to 1 to 7 करेंगे तो आपके साउंड की एक्यूरेसी फर्दर इंक्रीज। तो जितने ज़्यादा सैंपल आप एक टाइम इंटरवल के अंदर टेक आउट कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी अवेलेबल है। अच्छा, फिर कह रहा था नंबर ऑफ बिट पर सैंपल इज नोन एज सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। अभी इसमें दो तीन टर्म्स इंपॉर्टेंट है। एक तो ये सैम्पलिंग रेजोल्यूशन है। द नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल इज नोन एज सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, आल्सो नोन एज बिट डेप्थ। तो इन आवर एग्जांपल द सैम्पलिंग रेजोल्यूशन इज 4 बिट्स। तो अभी हम इसको 4 बिट्स लेके चलें। तो जितनी ज़्यादा बिट आप एलोकेट करेंगे, उतनी ज़्यादा सैम्पलिंग रेजोल्यूशन आपकी बेटर होगी और साउंड की क्वालिटी भी उतनी बेटर होगी। क्या हुआ सर? समझ नहीं आया। हाँ देखो, वो कह रहा है कि ये देखो ना, जिस तरह हम याद है हमने इमेज के अंदर पढ़ा था कि बिट डेप्थ इंक्रीज कर दो, याद है, नंबर ऑफ कलर ज़्यादा प्रोड्यूस करने हो तब क्या करते हैं, पिक्सल्स को ज़्यादा बिट नंबर ऑफ बिट असाइन करते हैं। अगर हम पिक्सल को 1 बिट असाइन करते हैं तो 2 कलर प्रोड्यूस होते हैं, और अगर हम 8 बिट असाइन करते हैं तो 256 कलर बन जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि आप बिट्स पर सैंपल, यानी सैम्पलिंग रेजोल्यूशन अगर आपने इंक्रीज करनी है तो आपको नंबर ऑफ बिट इंक्रीज करना है। तो याद है कलर डेप्थ, जी। कलर डेप्थ था ना। कलर डेप्थ में क्या था कि 2 पावर 1 इक्वल टू 2 था, लेकिन अगर 2 पावर 8 है तो इक्वल टू 256 कलर। 256। हाँ, लेकिन इसी तरह अगर हम अभी तो हमने एग्जांपल ले रहे हैं कि अभी हमारी सैम्पलिंग रेजोल्यूशन जो है ना 4 बिट है। क्यों? हमारा जो वैल्यू आ रही है अवेलेबल, जो हमें डेटा दिया हुआ, वो 9 आ रही है। तो 9 को हम 4 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कहता है कि अगर आप टाइम विद इन अ टाइम इंटरवल ज़्यादा से 0 to 127 सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, तो आपके साउंड की क्वालिटी उतनी बेटर होगी, यानी एक्यूरेसी आएगी। तो ज़ाहिर है फिर आपको नंबर ऑफ बिट भी ज़्यादा असाइन करनी पड़ेगी। बस ये पॉइंट है। सैम्पलिंग रेट, अब इसमें दो टर्म है, एक आपने याद रखनी है सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, और दूसरी है सैम्पलिंग रेट। सैम्पलिंग रेट इज द नंबर ऑफ साउंड सैंपल टेकन पर सेकंड। वही वाली बात कि जितने ज़्यादा सैंपल हमें अवेलेबल होंगे 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी अवेलेबल होगी। दिस इज मेजर्ड इन हर्ट्स, वेयर 1 हर्ट मीन 1 सैंपल पर सेकंड। जी सर। अब वही वाली बात, इस तरह कंप्यूटर की स्पीड होती है 1 सेकंड में, अगर वो एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है तो हम कहते हैं उसकी स्पीड 1 हर्ट्स है। ठीक है, अब इसी तरह अगर एक सैंपल 1 सेकंड में लेते हैं तो आपके यानी जो सैम्पलिंग रेट आएगा वो 1 सैंपल पर सेकंड आएगा। ठीक है, अगर हम 1000 सैंपल ले लेते हैं तो 1000 सैंपल पर सेकंड होगा। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर 1000 सैंपल ले लें तो वो 1000 सैंपल पर सेकंड। तो जितने ज़्यादा सैंपल आप लेंगे, ठीक है, उतनी आपको एक्यूरेसी अवेलेबल होगी, जो मेन इसका साउंड का इशू आता है। सो हाउ इज सैम्पलिंग यूज टू रिकॉर्ड अ साउंड क्लिप। अब ये बता रहा है कि अब सैम्पलिंग को साउंड क्लिप में कैसे कन्वर्ट। नंबर वन, द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव इज फर्स्ट डिटर्मिन एट सेट टाइम इंटरवल। पीछे हमने डायग्राम देखी थी, एक टाइम इंटरवल में कि आपकी उसकी एम्पलीट्यूड को आप मेजर करते हैं। दिस गिव्स एन अप्रॉक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड वेव, यानी वो 9 हो सकता है, 127 हो सकता है, काइंड ऑफ दैट। ईच सैंपल ऑफ द साउंड वेव इज देन इनकोडेड एज अ सीरीज ऑफ वैल्यू। तो जो भी आपको सैंपल मिलेगा उसकी कोई वैल्यू होगी, और उसको आपने नंबर ऑफ बिट असाइन कर। ये बेसिकली आपका जो साउंड है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो, ये एक इन्होंने प्रोसेस बताया। अब कह रहा है यूजिंग अ हायर सैम्पलिंग रेट और लार्जर रेजोल्यूशन विल रिजल्ट इन अ मोर फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल साउंड सोर्स। वही वाली बात जो आपको मैंने पहले बताई थी कि जितना ज़्यादा हायर सैम्पलिंग रेट होगा और उतनी ज़्यादा आपको यानी क्या कहते हैं, साउंड वेव जो है वो ज़्यादा बेटर अवेलेबल होगी। However, the higher the sampling rate and or sampling resolution, the greater the file size। तो ज़ाहिर नंबर ऑफ बिट जब ज़्यादा साइन करेंगे तो फाइल साइज आपका इंक्रीज होगा। अब आपने वो MP3 साउंड सुना होगा और CD का साउंड होता है, इन दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि CD में जो साउंड स्टोर किया जाता है वो ज़्यादा बिट के साथ स्टोर किया जाता है,
MP3 में जो साउंड डेवलप किया जाता है वो लेस बिट के साथ डेवलप किया जाता है, तो दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया द बेनिफिट एंड ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग लार्जर सैम्पलिंग रेजोल्यूशन व्हेन रिकॉर्डिंग साउंड। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि लार्जर डायनेमिक रेंज अवेलेबल हो, यानी नंबर ऑफ साउंड सैंपल आपको अवेलेबल है, तो आपकी ज़्यादा रेंज हो जाएगी। बेटर साउंड क्वालिटी अवेलेबल होगी, लेस साउंड डिस्टॉर्शन। ड्रॉबैक क्या है, प्रोड्यूसेस लार्जर फाइल साइज, यानी अगर हम इसकी तरफ जाते हैं तो ये लार्जर साइज आ जाएगा। टेक्स लॉन्गर टू ट्रांसमिट और डाउनलोड म्यूजिक फाइल, ये इशू आएगा। रिक्वायर ग्रेटर प्रोसेसिंग पावर। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक भी है, उसके एडवांटेज। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ओके। अब देखें ना, सी डी हैव 16 बिट सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, यानी सी डी जो है वो 16 बिट सैम्पलिंग रेजोल्यूशन पे चलता है, एंड 44,100 सैम्पल रेट, दैट इज 44,100 सैम्पल एवरी सेकेंड। सी डी की क्वालिटी आपने देखा होगा, इसमें नंबर ऑफ सॉन्ग भी लेस होते हैं, और एम पी एक, अब तो सीडीज आती ही नहीं है। पहले ये होता था कि एक MP3 सीडी के अंदर 100 सॉन्ग होते थे, और ओरिजिनल सीडी में 10 10 सॉन्ग होते थे, इतना फर्क। ठीक है, तो दिस इज द वे। ठीक है, MP3 जो लेस नंबर ऑफ बिट पे स्टोर कर लिया जाता था, और लेस उस पर उसका सैंपल पर सेकंड था, तो उससे क्वालिटी नहीं मिलती थी MP3। आपको नंबर ऑफ सॉन्ग ज़्यादा मिल जाते थे लेस प्राइस पे, लेकिन क्वालिटी नहीं। दिस गिव्स हाई क्वालिटी साउंड रिप्रोडक्शन, एग्जाम्पल दी हुई है, बता रहे। अब हम इससे क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। ठीक। ओके, ये क्वेश्चन पढ़ लो जरा। जी सर, पढ़ रहा हूँ। Bob is recording a sound file for his high school project. He repeats this recording of the sound several times with a different sample rate each time. Describe the reason why a high sample rate is used. सर क्योंकि जब हायर सैंपल होंगे तो वो किलोहर्ट्ज में भी किलोहर्ट्ज ही बढ़ेंगे, उसके सैंपलिंग रेट भी बढ़ेगा उसका, यानी जब ज़्यादा इसलिए सर। ठीक है, जी। तो एक तो कह रहा है कि डिस्क्राइब द रीजन व्हाई द साउंड इज क्लोजर टू द ओरिजिनल व्हेन हायर सैंपल रेट इज यूज। यही बात आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि जितने ज़्यादा क्या कहते हैं सैंपल रेट आप ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ओरिजिनल होता है। तो इसके पीछे हमने रीज़न बताना जी। है, ये देखिए। एक तो वो कह रहा है कि स्मॉलर टाइम गैप बिटवीन द सैंपल, मुझे पीछे डायग्राम देखी थी ना, तो जी। गैप जितना कम होगा उतने ज़्यादा सैंपल आपको मिलेगा, गैप ज़्यादा होगा तो सैंपल भी लेस अवेलेबल होगा। मेक्स द डिजिटल जी। साउंड वेव मोर एक्यूरेट। ठीक है, स्मॉलर क्वांटाइजेशन एरर, तो जितना ज़्यादा क्वांटाइजेशन एरर आप रिड्यूस कर लेंगे, साउंड क्वालिटी उतनी बेटर। ठीक है। जी। अब ये देखो, डिस्क्राइब द रीजन व्हाई द साउंड फाइल साइज इंक्रीज व्हेन अ हायर सैंपल रेट इज यूज्ड। Describe the reason why the sound file size increases when the higher sample rate is. सर क्योंकि हायर सैंपल रेट मतलब कि हायर वो ज़्यादा, उसको क्या बोलेंगे? वो जो नंबर ऑफ बिट असाइन करता है ना, जी, कि ज़्यादा बिट्स होंगे, जिसकी वजह से फाइल बिट, साइज़ इंक्रीज़ होगा। हाँ, और मतलब जब सैंपल रेट ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ बिट भी ज़्यादा जी। असाइन करनी पड़ेगी, यानी विद इन अ जी। सेकेंड। उसके हिसाब से आपको सारे फाइल इंक्रीज हो जाएंगे। जी। मोर सैंपल और डेटा आर टेकन। ठीक है, सो मोर बिट्स आर स्टोर ऑल टुगेदर। आप फर्स्ट में 1 सेकंड में आपने 100 सैंपल लिए, उसकी नंबर ऑफ बिट डिफरेंट होंगी
एज कम्पेयर टू अगर आपने एक सेकंड में 200 सैंपल लिए, दोनों फर्क है ना। यानी आपने दो साउंड सैंपल कलेक्ट किए, एक में आपने 1 सेकंड के अंदर 100 सैंपल कलेक्ट कर लिए, मेजर कर लिए, और एक में 200 सैंपल कलेक्ट कर लिए। तो 200 को ज़्यादा बिट्स असाइन होंगी, नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा हो जाएंगी एज कम्पेयर टू 100 वाले। इस तरह का क्वेश्चन आगे आएगा। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग द सैम्पलिंग रेजोल्यूशन ऑन द एक्यूरेसी ऑफ साउंड रिकॉर्ड। उसकी साउंड ओरिजिनल से खराब, मतलब ओरिजिनल इतना साउंड नहीं करेगी। हाँ मतलब इंक्रीज करोगे, ठीक है ना, क्योंकि चेंजिंग का वर्ड आ रहा है, इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। जी। जी। तो उसके हिसाब से बताना हूँ। अब ये देखो, ये कह रहा है इंक्रीजिंग, अगर आप, क्योंकि उसने चेंज का वर्ड बोला ना, उसने ना इंक्रीज बोला ना डिक्रीज बोला, उसने सिर्फ चेंज का बोला, तो हमें दोनों एस्पेक्ट से आंसर देना होगा। इंक्रीज सैम्पलिंग रेजोल्यूशन का क्या इंपैक्ट आएगा, द नंबर ऑफ बिट यूज फॉर ईच सैंपल इंक्रीज। ठीक है, द नंबर ऑफ बिट यूज फॉर ईच सैंपल इज इंक्रीज, क्या आप नंबर ऑफ सैम्पलिंग रेजोल्यूशन आपकी ज़्यादा है। देयर विल बी मोर वैल्यूज अवेलेबल टू रिप्रेजेंट ईच सैंपल और मोर एम्पलीट्यूड कैन बी रिप्रेजेंटेड। Each binary amplitude in the digital recording is closer to the analog. Quantization error are reduced. The digital sound wave is closer to the original analog sound. ठीक है, इसी तरह अगर तुम डिक्रीज कर दो, डिक्रीज उसी का रिवर्स हो जाएगा। द नंबर ऑफ बिट्स यूज फॉर ईच सैंपल इज डिक्रीज, देयर विल बी fewer values available to represent each sample or fewer amplitude can be stored। ठीक है, जी सर। each binary amplitude in the digital recording is further from the analog time, far away हो जाएगा। क्वांटाइजेशन एरर आर इंक्रीज, तो जितने ज़्यादा सैंपल कम होंगे क्वांटाइजेशन एरर उतना ज़्यादा हो। द डिजिटल साउंड वेव इज लेस लाइक द ओरिजिनल एनालॉग। ऑब्वियसली क्वांटाइजेशन ज़्यादा होगा तो डिजिटल साउंड वेव आपको अवेलेबल नहीं, काइंड ऑफ। जी। ओके, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द एनालॉग। अभी हमने पढ़ा था पीछे, अभी टेक्स्ट पढ़ रहे थे, आइडिया है, जी सर। ये एनालॉग डेटा का आइडिया है। एनालॉग डेटा है सर, जो सिर्फ ऐसा डेटा जो कंटिन्यूसली चेंज हो। ऐसा चेंज होता है। हाँ मैं कुछ और समझता। ये अभी डिस्कस किया था ना मैंने, आपको ये डायग्राम बना याद किए थे, ये एनालॉग है। अच्छा ये याद रखना, दुनिया में करंट की दो स्टेट होती है, या तो करंट आपको इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, या जी। फिर करंट आपको इस फॉर्म में मिलेगा। करंट के ना दो ही स्टेट है, इसको हम कहते हैं एनालॉग। क्या कहते हैं? एनालॉग एनालॉग यानी कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ डेटा। एनालॉग की डेफिनेशन है कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ डेटा, डेटा। तो ये एनालॉग। अच्छा ये क्या है? डिसकंटिन्यूस, डिजिटल। इसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूस। यानी आपका जो करंट होता है या तो कंटिन्यूअस फॉर्म में मूव करेगा या डिसकंटिन्यूस फॉर्म। तो हमारा, अच्छा जैसे साउंड होता है, प्रेशर होता है, नॉइज है, ठीक है, टेम्परेचर है, ये सब एनालॉग होते हैं। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस चेंज हो रहे हो, इनकी वैल्यू कंटिन्यूस चेंज हो रही है। कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं करता, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो करंट को जब हम डिसकंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो दैट बिकम डिजिटल। ठीक है, जीरो एंड वन, जिसको हम कहते हैं जीरो एंड। पॉइंट क्लियर है? जी सर। आप कह रहे हैं डेटा, अब एनालॉग की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई, डेटा वैल्यू दैट आर कंटिन्यूसली चेंज, वो वेरिएबल है या एनी वैल्यू, तो डेटा वैल्यू दैट आर कंटिन्यूसली चेंज। इस तरह का फॉर्मेट जहाँ पे भी अवेलेबल होगा, इसका मतलब है ये कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, इसमें कोई स्टॉपेज नहीं आ रही। ठीक है ना, कंटिन्यूस चेंज हो रहा जी। है। उसमें क्या हो रहा है, कभी वो जीरो हो रहा है, कभी वन हो रहा है, दैट्स इट, वो उसको कहते हैं डिसकंटिन्यू। और कंप्यूटर उसी फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करता डिजिटल को। है। हाँ, करंट होता है, करंट है, इस वक्त जो मेरा कंप्यूटर चल रहा है ना वो करंट पे चल रहा है, आपका कंप्यूटर चल रहा है करंट पे चल रहा है। लेकिन जब करंट कंप्यूटर में इन होता है ना, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, यानी वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है, वो ऐसे हो जाता अच्छा। है, ऐसे होता करंट है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ ना, वो एनालॉग फॉर्म में है। मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी जो नॉइस है ना, वो हमेशा एनालॉग में है।
तो अब जी जो माइक लगा होता है ना, इसके अंदर भी एडीसी होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये मेरी वॉइस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अंदर प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है, फिर वो स्पीकर की तरफ भेजता है। स्पीकर दोबारा उसको डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है, क्योंकि मेरा हमारा हमारा जो ह्यूमन ईयर है ना, वो डिजिटल, जी हाँ डिजिटल साउंड को तो सुन ही नहीं सकता। वो दोबारा एनालॉग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। जी सर। ओके। अच्छा, अब ये देखें, इसको मैच कर सकते हो। जी सैम्पलिंग रेट, द नंबर ऑफ सैंपल टेकन पर सेकंड। सैम्पलिंग रेट कौन सा, ये वाला सैम्पलिंग रेट, द नंबर ऑफ जी सैंपल। सैम्पलिंग। ओके, ये यानी इससे मैच कर रहा है। Okay, जी और सैम्पलिंग, sampling, taking measurements at regular intervals and storing the values. गुड। और सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, The number of bits used to store each sample. जिससे आपको डेफिनेशन, क्योंकि आगे आपसे ना इन तीनों की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, तो ये डेफिनेशन आपने जी मेमोराइज कर लेना, ठीक है, तो स्टार्ट कर लेंगे जी यार। अब ये पूछ रहा है, डैनियल इज क्रिएटिंग अ साउंड फाइल फॉर अ स्कूल प्रोजेक्ट। डैनियल रिकॉर्ड द साउंड using a sampling rate of 44,001 kilohertz and a sampling resolution of 16 bit। ठीक है, इसका मतलब सीडी साउंड की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। स्टेट व्हाट इज जी एंड द सैम्पलिंग रेट ऑफ 44,001 किलोहर्ट्ज। तो हमें सैम्पलिंग रेट ऑफ वन इसको एक्सप्लेन करना है। 44.1 किलोहर्ट्ज का मतलब है 44,100 सैंपल, यानी एक सेकंड के अंदर आपने इतने सैंपल मेजर किए हैं। ठीक है, 44,001 सैंपल पर सेकंड। इफ यू आर एबल टू टेक सच नंबर ऑफ सैंपल, तो वो जो सीडी की क्वालिटी होती है, सीडी की जो साउंड क्वालिटी, वो आपको मिलेगी। ठीक है, आपने MP3 सॉन्ग सुने, जी सर। उसकी क्वालिटी डाउन होती है एज कम्पेयर टू सीडीज, क्योंकि सीडीज तो आती नहीं। ठीक है, लेकिन हम इसको कहते हैं जी सीडी की सॉन्ग, क्योंकि सीडी में आते थे 10 सॉन्ग, और MP3 की सीडी में आते थे 100 सॉन्ग। आप इससे अंदाजा कर लें, सेम साइज होता है, लेकिन नंबर ऑफ सॉन्ग इंक्रीज हो जाए, लेकिन वो लेस क्वालिटी होती है। तो इसका जी मतलब, हाँ, अब बस आपने ये बताना है स्टेट व्हाट इज मेंट बाय सैम्पलिंग रेट ऑफ 44.1 किलोहर्ट्ज। का मतलब है कि आपने 44,100 सैंपल मेजर किए हैं इन 1 सेकंड। दैट्स इट। सही। जी सर। अच्छा, अब ये देखो, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय सैम्पलिंग रेजोल्यूशन ऑफ 16 बिट्स। अब वो जो 16 हाँ, bits पर, वो क्या कहते हैं उसे, 16 बिट्स पर रेजोल्यूशन। हम उसको अलॉट कर रहे हैं, एलोकेट करेंगे इस सैम्पलिंग रेजोल्यूशन को 16 बिट असाइन कर। जैसे एक पिक्सल को नंबर ऑफ बिट असाइन करते थे, हाँ, यहाँ पे जी सैम्पलिंग रेजोल्यूशन को बिट्स असाइन कर। 16 बिट आर यूज टू स्टोर ईच सैम्पल। ठीक है ना, सैंपल को स्टोर करने के लिए हमें बिट्स असाइन करनी। ठीक है, जिस तरह जी पिक्चर एलिमेंट को स्टोर करने के लिए बिट्स असाइन करने हैं, इसी तरह सैंपल को स्टोर करने के लिए भी नंबर ऑफ बिट्स चाहिए। जी अब देखो, पीछे उसने मैच किया था ना, अब यहाँ पे डिफाइन कर, वही क्वेश्चन उसने डिफरेंट एंगल को। तो डेफिनेशन याद है। नहीं सर, याद करनी पड़ेगी डेफिनेशन याद भी। कर, ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो बस सैम्पलिंग डिफाइन करना है, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन है, ये तीन टर्म्स है जो साउंड से रिलेटेड आते हैं। सैम्पलिंग का मतलब होता है मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट रेगुलर टाइम इंटरवल। ठीक है, सैम्पलिंग का मतलब क्या है, मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट रेगुलर टाइम इंटरवल। और सैम्पलिंग रेजोल्यूशन का मतलब है द नंबर ऑफ बिट यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच सैंपल। ठीक है, और सैम्पलिंग रेट का मतलब है द नंबर ऑफ सैंपल टेकन पर यूनिट ऑफ टाइम। जैसे पिछले क्वेश्चन में बता रहा था कि 44,000 का क्या मतलब है। ठीक है, तो हमने बताया 44,100 का मतलब ये है कि हमने इतने नंबर ऑफ सैंपल लिए हैं एक सेकेंड। तो 44,100 का मतलब है सैम्पलिंग रेट। सही है, द नंबर ऑफ जी सैंपल टेकन पर यूनिट ऑफ टाइम, उसको कहते हैं सैम्पलिंग रेट। और सैम्पलिंग रेट का मतलब है द नंबर ऑफ बिट
और जब हम इसको 16 बिट असाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। ये 16 बिट जब आप असाइन करें, ठीक है। और सैम्पलिंग का मतलब है आप उसको मेजर कर, मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट रेजो, आप देख रहे हैं कि उसका एम्पलीट्यूड का साइज क्या है, तो उसी की बेस पे आप बिट्स असाइन करें। अब इसको पढ़ो। And Annie is downloading a sound file from the web server. She had a choice of a sampling rate of 44.1 kilohertz or 19. First downloads the sound file explains the difference between the two sound file stores stored on the server. सर 98 किलोहर्ट्ज की साउंड बेटर होगी 44.1 किलोहर्ट्ज से। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। बस। 98 किलोहर्ट्ज का फाइल साइज बड़ा होगा 44 किलोहर्ट्ज से। ठीक है, और और कॉन्सेप्टली तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, बस थोड़ा इसको हम टेक्निकली देखना है कि इसको टेक्निकली एक्सप्लेन कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये मैं जी आपको शो कर देता हूँ। आपने बताया 98 किलो हर्ट्ज आर हैज अ लार्जर फाइल साइज, ठीक। पहले आपने बताया 92, बिकॉज इसके पीछे रीजन इट इज रिकॉर्डिंग मोर सैंपल पर सेकंड। ये है टेक्निक। आपने इसको सपोर्ट करना अपने आंसर। आपने दिया ये वाला आंसर, ठीक है, लेकिन उसके पीछे आपने रीजन भी दिया। मीनिंग मोर, अच्छा फिर उसने फर्दर एक्सप्लेन किया, मीनिंग मोर बाइनरी वैल्यू बीइंग स्टोर्ड पर सेकंड विल टेक मोर टाइम टू डाउन। तो इसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने पॉइंट हाईलाइट किया, यहाँ पे आपने उसका रीजन दिया यानी कॉज। अच्छा, यहाँ पे आपने उसका इम्पैक्ट दिया, और यहाँ पे आपने उसका फर्दर कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, इस तरह आंसर। फिर फर्दर इसने दूसरा पॉइंट, क्योंकि 4 मार्क्स है, ये पॉइंट एक हो गया, समझो एक पॉइंट। 98 किलो हर्ट साउंड विल बी क्लोजर टू ओरिजिनल, इसका मेन पैरामीटर। बिकॉज सैम, इसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज सैंपल विल बी क्लोजर टूगेदर, क्योंकि आप ज़्यादा सैंपल ले रहे हैं। बिकॉज ऑफ स्मॉलर क्वांटाइजेशन एरर। ये है थोड़ा टेक्निकल आंसर, ठीक है। जी सर। अब मैं क्या आंसर कैसे देना है। जी सर। अब ये देखो, अगेन आपसे पूछ रहा है वो डेफिनेशन, पीछे हमने देखा, अब तो मेरे ख्याल है याद आ रही होंगी। सैम्पलिंग की याद नहीं हुई, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन की याद हो गई और सैम्पलिंग रेट की। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन की क्या है। वो बिट्स बिट्स यूज पर सैंपल। हाँ, द नंबर ऑफ बिट्स द नंबर ऑफ यूज बिट्स टू, यूज पर सैंपल। हाँ, स्टोर ईच सैंपल। और जी। इसकी टर्म का नाम क्या है, द नंबर ऑफ सैंपल पर यूनिट। यहाँ पे नाम आएगा, सैम्पलिंग रेट। सैम्पलिंग रेट। सैम्पलिंग रेट, यहाँ पे सैम्पलिंग रेट। सरल, अब फिर से देख लेते हैं। ये सैम्पलिंग याद कर लो। वो जब मेजर करते हैं ना एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ द एनालॉग साउंड वेव इज रिकॉर्डेड एट रेगुलर इंटरवल, बस ये याद कर, ठीक है। जी सर। तो सैम्पलिंग रेट द नंबर ऑफ सैंपल पर यूनिट है, ठीक है, तो ऑलरेडी दी हुआ है। और सैम्पलिंग रेट क्या है, द नंबर ऑफ बिट यूज्ड टू स्टोर ईच सैंपल। ये स्टोर का वर्ड लाजमी है, तो बेसिक पर्पस क्या है, टू स्टोर ईच सैंपल। ओके, अब इसको बताओ, इस यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी। सैम्पलिंग रेट। तो अब तुम्हें याद समझ आ गया, बिल्कुल सही है। ओके, अब यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। गुड। ओके, अब यहाँ कौन सी टर्म आएगी। सर ये कर कर लिया सर। अच्छा, ये तो दोबारा आ गया, जी। ठीक है। अब हम आ जाते हैं, क्या नाम है, कंप्रेशर।
आपको कंप्रेशन याद है, बोलर में आपने पढ़ा था? थोड़ा कच्चा हो गया सर। अरे, ये पहले की टर्म्स पढ़ लो, फाइल कंप्रेशन, फिर हम उसको आगे बढ़ते हैं। ये इसकी की टर्म्स है जो, बस इसमें मेन ये होता है, कंप्रेस करने का मतलब होता है कि टू रिड्यूस दी फाइल साइज। फिर दो मेथड होते हैं, एक लॉसलेस होता है और एक लॉसी होता है। लॉसलेस नॉर्मली डॉक्यूमेंट पे अप्लाई किया जाता है, क्योंकि हम उसकी, जब हम डीकम्प्रेस करेंगे तो हमें ओरिजिनल डेटा वापस चाहिए होता है। और लॉसी जो है वो इमेजेस पे, ऑडियो पे और वीडियो पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम उसके अंदर अगर कोई क्वालिटी लूज करते हैं तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, नोटिस में नहीं आता। हाँ भाई, पढ़ लिया आपने? जी सर। ये टर्म समझ में आ गया आपको? जी सर। अभी हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये दो मेथड दिए हैं, एक तो लॉसलेस है और दूसरा लॉसी। तो लॉसलेस वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पे आपको, जब आप फाइल को कंप्रेस कर दें और फिर वापस भी आपको ओरिजिनल डेटा चाहिए। तो नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, पावर पॉइंट की फाइल, उस पर लॉसलेस अप्लाई होता है। ठीक है, और जहाँ पे क्वालिटी का इशू ना हो, ठीक है, वहाँ पे लॉसी यूज़ करते हैं, जो लॉसी ज़्यादा कंप्रेस करता है फाइल को। तो नॉर्मली ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल या इमेजेस जो होती हैं वो
लॉसी फाइल कंप्रेशन के थ्रू कंप्रेस किया जाए। ठीक है, पहले ये वाला सही है। पैरा, हाँ पहले ये वाला पैरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लो, तो इशू है तो डिस्कस कर लो। कहाँ किधर है? साथ में। ओके। पढ़ लिया सर। ठीक है, समझ में आ गया आपको तो इशू यहाँ पे। नहीं सर। अब आप ये लॉसी लॉसलेस को देख लें यहाँ पे। जी सर, हो गया। ठीक है, इसमें कोई इशू। नहीं सर। तो ये है फाइल कंप्रेशन एप्लीकेशन, ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है। एक MP3 है और एक MP, इसको यहाँ तक पहले पढ़ो। I'm not opening it, Funny. Not funny, not funny, not funny. I just want to give you something. हो गया सर। ठीक है, कोई इशू। नहीं सर। इस पैरा को भी देख।
हो गया सर। ठीक है, कोई इशू? नहीं। ये भी देख लो, फोटोग्राफ देख लो। सर, जी सर। कोई दूसरा करो। ये भी आपने ओरल पढ़ा होगा, याद है? जी सर। ये मेथड है RLE, स्पेक्ट्रल कंप्रेस का। इसमें हम रिपीटिंग एलिमेंट्स की बार इनकर्ड हो रहा था ना, उसको रिकॉर्ड करते हैं। जी सर। हो गया सर। कहाँ तक कर लिए? जी। ये देखो। ये अरेंजमेंट समझ में आ रही है, पिक्चर में दी है। जी जी सर, समझ आ रहा है। ठीक। हो गया सर। ठीक। हो गया सर, ये भी। हाँ?
राइट सम डिस्क्रिप्शन कि 1 1 क्या है। जी समझ आ गया वो। वाइट क्वेश्चन 1 लिया हुआ और ब्लैक को 0 ब्लैक बॉक्स का। इसी जी तरह अगर हमने उसको यहाँ पे बिल्डिंग w इक्वल 1 b इक्वल टू 0 वी गेट, ठीक है ना, जी 9 1, ठीक है। जी 9 सर। यानी 9 क्या आ जाएंगे, 9 वाइट आ जाएंगे, जी 6 0 आ जाएंगे, 6 ब्लैक आ जाएंगे। इस तरह ये नंबर की, और ये बता रहे हैं कि अगर 8 बाइट तो हम ओरिजिनली स्टोर करते हैं तो 64 बाइट देंगे। जब हम उसको कंप्रेस करेंगे तो उसको 30 बाइट चाहिए, तो उसको सिर्फ 30 बाइट चाहिए। जी सर। 53% मैंने बताया हुआ कि आपने इसको रिड्यूस कर दिया। इसी तरह एक कलर इमेज को जी जी सर हो गया। तो ये अरेंजमेंट समझ में आ गया कुछ, जो रेड ग्रीन ब्लू जो है जी ये वाली। जी सर ये भी समझ आ गया। समरी है। जी सर हो गया। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका वन एंड हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पेपर 2 का। जी ठीक सर। कल आप ऑफिस मुझे सर। वो क्वेश्चन भेज दीजिएगा। जी सर मैं भेज देता हूँ मेरी कौन क्लास है इसके बाद। हाँ, ठीक है। ठीक सर ऑफिस।